नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और हमारा सौभाग्य होता है जब ईश्वर किसी को विशेष गुणों की संपदा और वो भी संगीत के क्षेत्र में इस तरह के समर्पण और सुरों को साधने की तन्मयता देता है, तो वो न केवल वसुंधरा रतूरी के लिए बल्कि हम सब के लिए बहुत आनंद की बात हो जाती है। वसुंधरा के बारे में और कुछ कहने से पहले मैं उनको इस बातचीत में आपका स्वागत है। वसुंधरा, नमस्ते। कैसी हैं आप? आप तक मेरी आवाज आ रही है? हमारे नमस्कार सभी को। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तो हमारे कई दर्शक जी जी, आपको आपकी आवाज आ रही है। जी, तो हमारे कई दर्शक तो आपको ऐसे जानते हैं नाम से भी। और एक समय था जब आप न्यूयॉर्क में थी, नन्ही सी बच्ची। अभी भी नन्ही है हमारे लिए, फिर भी वो समय भी आप संगीत की शिक्षा यहाँ पूर्णिमा देसाई जी से ले रही थी। और शिक्षायतन में आपका वो जो प्रेम संगीत का था, उसको लेकर आपने जो ऊंचाइयां छुई हैं, उसमें से कुछ की चर्चा करने के बाद में आपके और दर्शकों के बीच के इस पुल को और मजबूत करता हूं। उसमें हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में होना। आपने उनके सम्मुख बेल्जियम में परफॉर्म किया था, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा आपको जी सारे गामा के प्रथम 5 प्रतिभागियों में आने का अवसर मिला। और छोटा पैकेट बड़ा धमाका नाम का जो कार्यक्रम था, उसमें आप सिंगर डांसर की जो जोड़ी थी वो विजयी रही। तो ये सब चर्चाएं लेते हुए अभी भी आप अपनी शिक्षा के साथ साथ संगीत की तालीम को जारी रखे हुए हैं। और एक बात मुझे आनंद करने वाली ये है कि आपने जग्गी वसुदेव जी के सम्मुख भी परफॉर्म किया है, फिर आप लता जी से भी मिली हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने कर दी। अब आप बताइए, न्यूयॉर्क से जाने के बाद जो जीवन में संगीत का आपका साथ रहा, उसके कुछ पल हमारे साथ बांटे। अपनी गायकी की तरफ जाने से पहले स्मृतियों की तरफ चलते हैं। जी जी अंकल। तो जैसे कि आपने बता ही दिया है सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, कि मैंने शिक्षा यतन में रह के अपनी संगीत की जो आप कह सकते हैं क ख ग घ होता है, जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं, वो मैंने यहीं से ही सीखे। और मेरी जो पहली अध्यापिका इसमें रही हैं, पहली गुरु रही हैं, वो हैं श्रीमती पूर्णिमा देसाई जी। उनसे मैंने सीखा, कुछ राग सीखे, कुछ भजन सीखे। तो इन लर्निंग्स को, इन छोटी-छोटी सीखों को मैं लेके भारत गई 2006 में। मैं 2002 से 2005 तक मैं न्यूयॉर्क में थी और मैंने उनसे सीखा और अपनी एजुकेशन भी की, प्राइमरी एजुकेशन। और उसके बाद मैं 2006 में भारत वापस आ गई थी। और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ मैंने संगीत को नहीं छोड़ा, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है अंकल, जो कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझ में बचपन से ही रची बसी थी, तो उसको छोड़ना तो उसको छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन ये ज़रूर रहा कि तो कुछ समय के लिए ये ज़रूर रहा कि एक जो शास्त्रीय संगीत सीखने की बात होती है, अपनी आवाज़ को परिपक्व करने के लिए और संगीत की समझ को और बढ़ाने के लिए, तो वो कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं छूट गई या स्थगित हो गई, या यूँ कह सकते कि उसका समय अभी आना बाकी था। तो जाने के कुछ वर्ष बाद, मेरे ख्याल में 2 वर्ष बाद, मैंने उस्ताद अशरफ अली खान जी से सीखना शुरू किया। हमारे ही स्कूल में वो एक टीचर थे और किराना घराना के प्रसिद्ध गायक भी हैं। और उनसे मैंने थोड़ा बारीकी से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, राग सीखे, और गज़ल गाने का जो एक अंदाज़ होता है वो भी सीखने की कोशिश की मैंने उनसे, जितना समय भी मैं उनके पास सीख पाई। 2-3 वर्ष में उनसे सीख पाई। 2007 में 2007 में इस तरह रहा कि
पहले मैं अंताक्षरी के लिए गई। अंताक्षरी में फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया दिल्ली से, और मैं उसमें भी सेकंड नंबर पे आई थी। अ, वहाँ से मुझे वहाँ से मैं जी टीवी के जो प्रोडक्शन हाउस है उससे परिचित हुई, प्रोडक्शन टीम से परिचित हुई। तो अ, उसके तकरीबन 6 महीने बाद मुझे सारेगामा में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में जाने का मौका मिला, और वहाँ से मेरी, जो आप कह सकते हैं, सांगीतिक यात्रा जो है वो उसको एक मकाम मिल गया, उसको एक नई दिशा मिल गई। और ये था आपका 2007 अक्टूबर के समय में। तो इस जी, दौरान मैं सारेगामा में थी, अक्टूबर से मार्च 2008 तक। तो कल वो जर्नी, वो जो यात्रा रही उस शो के दौरान, बहुत कुछ हमने सीखा। और आपको मतलब आश्चर्य होगा जानकर कि मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम सिर्फ 2 वर्ष या 3 वर्ष इस तरह से ही ली होगी, और लाइट म्यूजिक की भी मुझे कुछ बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मतलब मेरा चयन उसमें हो जाना, इतने राष्ट्रीय स्तर के रियलिटी शो पर, ये एक बड़ी बात मुझे भी, ये मतलब मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट इस तरह से कर पाई। और जो जजेस थे उनको मुझ में एक पोटेंशियल जिसको कहते हैं वो दिखी। तो उसको निखारने का मुझे जो अवसर है वो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में मिला। बहुत गुणी जनों से सीखा। हमारे जजेस जो थे वो सुरेश वाडकर जी, सोनू निगम जी, ये महान हस्तियां थी। तो इनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे सेलिब्रिटी जजेस से भी मिलने का मौका मिला, जैसे अलका याग्निक जी, और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं विशाल शेखर जी, आनंद राज आनंद जी, सबसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो तो वसुंधरा, उसके हम इस बाद यात्रा को, हाँ, ये, सारेगामापा के बाद छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी। जी, ये जी। ऐसा करते हैं, छोटा पैकेट पे जाने से पहले एक थोड़ी आनंद की बात जो स्वरों के साथ जुड़ी हुई है, वो भी आपके द्वारा अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो जब आप उस कार्यक्रम के द्वारा, या आप स्वर साम्राज्ञी लता जी से भी आप मिली हैं, जिनको सरस्वती माता के स्वरूप में भी कई लोग देखते रहे हैं। तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप कोई सरस्वती वंदना अगर थोड़ी गुनगुनाएं। और मुझे अपने दर्शकों के साथ ये बात कहने का भी मन होता है कि आपकी वाणी, आपका जो बोली जिसे कहते हैं, वही इतनी मधुर है, वही अपने आप में संगीतमय है। तो फिर जब आप और सुरों के साथ गाती हैं तो उसमें एक और चाशनी सी सब तक मिठास की पहुंच जाती है। तो सरस्वती माता की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ, और फिर चर्चा जारी रखते हैं सरस्वती वंदना वसुंधरा जी से। जी। 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 जी अंकल। जी। बीच में थोड़ा आवाज कट गई थी, लेकिन मैं समझ गई। मैं आप सबके लिए एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ, माता सरस्वती को याद करते हुए। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, घोर इस अज्ञान उदधि से, घोर इस अज्ञान उदधि से, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो वातावरण होता है जब कंपटीशन वाले स्थान पर होते हैं, प्रतिस्पर्धा का भाव, वो आपके गायन पक्ष की जो एक स्वतंत्रता होती है उसके साथ उसका तालमेल कैसे बैठता था। मैं प्रश्न को दोहराता हूं, उसका तनाव तो नहीं रहता था कि आप इतने प्रतिभागियों के बीच में हैं? वो आपके लिए अनुकूल था वातावरण वहां का?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है अंकल, क्योंकि सब इस तरह से नहीं पूछते। बिल्कुल जहाँ पे कंपटीशन आता है वहाँ पर अ, बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल सी बात है कि अ, आप कुछ इस तरह से मतलब सॉन्ग्स जो हैं गानों का चयन करें जो आपके लिए अनुकूल हो, मतलब आप उसे निभा सके, आप उसके साथ इंसाफ कर सकें, क्योंकि अ, दोनों ही चीजें, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा सिंपल गाना भी उठाते हैं जिसको, जो कि हालांकि कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई भी ऐसी रचना सिंपल हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम ये कहें कि उसमें थोड़ा सा जो थोड़ी सी जो मुर्कियां हैं, थोड़ी हरकतें हैं, वो थोड़ी इसमें कम है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, और अगर आप बार बार उसको इन्हीं तरह के गानों को आप चुनते रहें, तो हो सकता है कि आप जजेस को आपके आपके जो गायकी का पक्ष है, जो वर्सेटैलिटी है आपकी, उसका पूरा उनको अंदाजा ना मिल पाए, पूरी पोटेंशियल ना पता चल पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस तरह के गाने चूज कीजिए। और इसमें एक पक्ष और भी है, अगर आप बहुत मुश्किल कठिन गीत चुनते हैं, मुश्किल गाना चुनते हैं, तो हो सकता है कि आप लड़खड़ा जाएं, आप उतना अच्छा ना कर पाए। तो वो भी एक आपको बहुत सोच समझ के अपने गाने चयन करने होते हैं, ये जरूर है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात ये रहती है कि आपको एक मौका मिलता है अपनी पोटेंशियल को टेस्ट करने का, कि मैं कहाँ तक या कहाँ तक उसको निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, कितना मैं मेहनत करके अपने आप को और निखार सकती हूँ या निखार सकता हूँ। तो ये चीज तो है। तो तनाव मुझे लगता है, अगर हम इसे कहें तो हेल्दी यू स्ट्रेस जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में, कि हाँ मुझे अच्छा करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसमें थोड़ा बहुत हेल्दी स्ट्रेस जो होता है वो अच्छा रहता है, उससे आपकी ग्रोथ होती है। मुझे पर्सनली ऐसे कभी नहीं लगा कि ये मेरे लिए बोझ है या मुझे इससे जूझना पड़ रहा है या मेरे लिए बहुत तनाव का कारण बन गया है। मुझे इसको करने में बहुत अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखा, बहुत आनंद आया मुझे। आपकी बात सुन के मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि जो दृष्टि है श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई, वो सबके लिए अनिवार्य है। तो आपके भीतर की श्रद्धा और समर्पण, इसको लेते हुए यदि मैं आपसे ये निवेदन करूं, एक तो मुझे ये याद आता है कि बहुत बरस पहले जब हम यहाँ आईटीवी गोल्ड पर एक किड्स किंगडम कार्यक्रम करते थे, उसमें भी आपके गायन का लाभ हमको मिला था, और दीपावली पर भी आपने कुछ विशेष गाया था। वो स्मृतियां ज्योतिर्मय मेरे साथ हैं। और उस समय जो उस कार्यक्रम को होस्ट करती थी श्रुति व्यास, वो अभी डॉक्टर हो गई। तो सब बच्चे बड़े होते हुए अपनी अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़ने चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि यदि उस तरह के गीतों के चयन की बात जो आपने की, वो जो दर्शक होते हैं वो शायद उतना सोच नहीं पाते हैं कि गायन के अलावा गाना क्या है, उसके बारे में भी इतना गहन चिंतन होता है। तो अगर आप कोई ऐसे गीतों की मेडली जो सुगम संगीत में है लेकिन उसमें शास्त्रीय आधार है, अगर तीन चार ऐसे मुखड़े कुछ गीतों के यदि सुनाएं तो बहुत आनंद आएगा। जी, जी अंकल, मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे हम उनको, जो टर्मिनोलॉजी हम उनके लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के गीत जो कि हमारे बॉलीवुड में है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन उनमें एक शास्त्रीय पक्ष है, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो किसी राग पर आधारित हैं। तो ऐसे बहुत बहुत उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे मैं आपको अगर कहूँ कि अ, राग यमन है, सबने जी। राग यमन का नाम तो सुना ही है। तो जी। यमन में अगर मैं आपको थोड़ा-सा सांगीतिक उसका विवरण दूँ, तो वो ये है कि उसमें तीव्र मध्यम लगता है, यानी शुद्ध मध्यम से थोड़ा चढ़ा हुआ मध्यम लगता है। तो कुछ इस तरह है, नी रे ग म धा नि सा, सा नि धा प म ग रे सा। तो ये एक मोटा-मोटा एक ढाँचा यमन का हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे कितने सारे गीत हैं, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। नाम गुम जाएगा,
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ये पहचान है, गर याद रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्योरली क्लासिकल म्यूजिक भी नहीं है, जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, जिसमें आलाप तान बोल बनाओ ये सब हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसमें शब्द प्रधान है, लेकिन एक खूबसूरती इसमें इस तरह से उत्पन्न हो जाती है कि एक राग का एक ढांचा है, और वो सुनने में कितना सुमधुर लगता है, कितना प्यारा लगता है, आनंद देता है हमें। ऐसे ही एक और गीत है, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। तो ये एक और उदाहरण हो गया। ऐसे कितने सारे, अभी अगर हम नई पीढ़ी के गानों पे चलें तो, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, ये भी यमन कल्याण में आ जाता है। तो वाह, कहने बहुत ही का बढ़िया। तात्पर्य ये है कि इनमें कुछ बहुत ज्यादा हरकतें मुर्गियां नहीं है, लेकिन इसको हम ये कहेंगे कि ये राग पर आधारित है। तो इस तरह के सरल गाने जिनमें छोटी 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 मुर्गियां हो, या छोटे छोटे, हम जिनको ऑर्नामेंटेशंस कह सकते हैं, जिससे हम गीत को सजाते हैं, तो वो इस तरह के आपको गीतों में उदाहरण मिल जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया। और इस आनंद को साथ लेते हुए, एक पढ़ाई होती है जब आप गुरु शिष्य परंपरा जैसी होती है, जैसे आपने पूर्णिमा जी के साथ यहाँ सीखना शुरू किया था, फिर आप अभी विदुषी संगीता नंदी जी के साथ सीख रही हैं, पर इसके साथ साथ आपने जो विधिवत बैचलर और मास्टर्स भारतीय शास्त्रीय संगीत में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो ये जो शिक्षा परिसर में एक सिलेबस के साथ पढ़ाया जाता है और गुरु के पास आप सीखते हैं, दोनों में क्या अंतर आपके अनुभव से रहा? जी, अंतर ये है अंकल, अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ तो, गुरु जो होते हैं वो आपकी पोटेंशियल देख रहे होते हैं, आपकी क्षमता देख रहे होते हैं कि अ, वो आपकी वर्तमान स्थिति भी देख रहे होते हैं, और ये भी देख रहे होते हैं कि मैं अगर इसको सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, अपने शिष्य को तालीम देता हूँ या देती हूँ, तो वो रियाज करके, अभ्यास करके किस लेवल पे जा सकता है, किस स्तर पे जा सकता है। तो ये गुरु जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह उसका आकलन कर पाते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान रखते हुए, वो हर शिष्य को अलग तरीके से तालीम देते हैं, अलग तरीके से उसको सिखाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जो उसको जरूरी है उस वक्त सीखना, उस समय सीखना, उसके हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जिसको हम एजुकेशन में भी कहते हैं, या इस तरह से भी कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन वो मिलती है शिष्य को। तो उसमें शिष्य का जो स्वाभाविक अ, तरीका है गाने का, वो भी नहीं मरता, वो नहीं जाता कहीं भी, और उसी में उसका विकास होता है। अ, इसके विरुद्ध अगर हम ये बात करें कि यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में शिक्षा जिस तरह दी जाती है, वहां पर तो एक कक्षा में पचासों बच्चे बैठे हैं, और एक टीचर है, एक अध्यापक है, अध्यापिका है, वो सबको एक ही चीज सिखा रहे हैं, एक ही विषय सिखा रहे, मान लीजिए एक राग उन्होंने ले लिया, वो ही सिखा रहे। तो ये अपेक्षा रहती है कि पचासों के पचासों बच्चों को, विद्यार्थियों को ये राग इस तरह आना चाहिए, ये बंदिश आनी चाहिए, और इस तरह का अलाप तान होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी इसमें कि अगर आपको एक डिग्री चाहिए, और एक बेसिक नॉलेज चाहिए, अगर आपको रागों की या किस तरह शास्त्रीय संगीत गाया जाता है, तो वो जरूर आपको, अवश्य आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी, उसके लिए जरूर करें। लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको एक गुरु से सीखना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका जो विकास है, राग
को सीखने का जो क्रम होता है और जिस तरह आपकी आवाज़ जो है वो डेवलप होती है, वो एक गुरु ही समझ सकते हैं, वो ही आपको बता सकते हैं। तो मूल अंतर यही है कि गुरु आपको अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार आपको शिक्षा देंगे और विद्यालय में जो है वो एक ग्रुप लर्निंग है विश्वविद्यालय में। तो तो ये अब अंतर मुझे दिखाई पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका व्यक्तिगत रूप से जो आपने पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा था वो आपने सीखा समझा, आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों किए, फिर आप पीएचडी भी कर रही हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो कहीं ना कहीं वो आपको विकसित करने में या आपकी समझ संगीत के बारे में बढ़ाने में सहायक तो होता ही है। ये मानते हुए आपको क्या लगता है कि अगर आपने ये विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा न ली होती तो कौन सी ऐसी बात है जो कि अब आप जानती हैं और शायद इतना अच्छी तरह नहीं जान पाती यदि आपने विधिवत अध्ययन नहीं किया होता? जी। अ, जैसे-जैसे स्तर बढ़ता जाता है संगीत सीखने का, दोनों ही तरह से मैं कहूँगी, चाहे वो विश्वविद्यालय में ही हो चाहे वो आप गुरु के पास सीख रहे हों, तो आपकी समझ कहीं न कहीं खुलती जाती है। क्योंकि अगर मैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की बात करूँ तो एमए में हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो कि जब हम जहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करते हैं, स्वाध्यायन करते हैं। तो स्वाध्याय जब करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे अ, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के आपको दर्शन हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आजकल आपने सुना होगा, सबने सुना होगा म्यूज़िक साइकोलॉजी या फिर म्यूज़िक एंड मैथमेटिक्स का रिलेशन। तो ये ज़रूर है कि संगीत अकेले में ही बहुत सक्षम है आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, लेकिन अ, बहुत बहुत विरध जो है ना वो फैला हुआ है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है सारा ज्ञान। तो और दो डिसिप्लिन्स जब साथ में मिल जाते हैं तो आपको और भी नई चीजें मालूम पड़ती हैं और भी नई चीजें पता चलती हैं कि संगीत का बाकी डिसिप्लिन से किस तरह जुड़ाव है और उससे क्या होता है कि हमारी संगीत की समझ और बढ़ने लग जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि म्यूजिक थेरेपी आ गया है। तो ये चीज़ अगर हम केवल संगीत सीख रहे होते या केवल हमने बैचलर्स तक पढ़ाई की होती, तो फिर वो बात हम उस दिशा में हम जा ही नहीं पाते, उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन बहुत मास्टर्स में मुझे म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी में प्रोजेक्ट्स करने का अवसर प्राप्त हुआ और म्यूज़िक एंड योगा पर भी मुझे अध्ययन करने का मौका मिला। तो इससे और जो है एक रुचि, एक जिज्ञासा बढ़ती गई कि मैं किस चीज़ पे रिसर्च कर सकती हूँ जिससे मेरी संगीत समझने के शक्ति में और वृद्धि हो, मैं और अच्छे से समझ पाऊँ और उस समझ को मैं सबके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ अच्छे से। तो ये ज़रूर मुझे लाभ हुआ जी। आगे पढ़ने से, वसुंधरा, पीएचडी आप करने से। जी, आप न केवल गाती अच्छा हैं, आपकी सोच और अभिव्यक्ति वो भी बहुत सुलझे हुए और बहुत स्पष्टता का आलोक लेकर आते हैं। तो ऐसा मन करता है आपके साथ बातचीत और भी होती रहनी चाहिए। तो फिलहाल हम अपनी इस बातचीत की पहली श्रृंखला का समापन आपसे एक निवेदन के साथ करना चाहेंगे। कोई ऐसा गीत जो आपके अत्यंत प्रिय गीतों में से हो, उसका थोड़ा-सा एक उसकी झलक हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी। मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ जो अभी हाल ही में आया है और बहुत-बहुत मुझे पसंद है। मैं आपके लिए वो गाती हूँ। धन्यवाद। जी। एक चुलबुला गीत है, मुझे लगता है सबको ये अच्छा लगेगा। जी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखी आज भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं
सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। क्या बात है, क्या बात है। तो वसुंधरा को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही चले जाएं। सुनते सुनते तो ये चले क्रम हमें और इसके अवसर मिले। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ बनी रहें। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपके लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरे साथ वसुंधरा रतूरी, उनकी आवाज और उनकी गायकी, उनका इतना मधुर परिचय है कि उसके अलावा कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।